नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप कांड का स्वतः संज्ञान लिया है। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दूं कि आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के छात्र और डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सीबीआई को मामले की जांच भी सौंप दी है और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले को लेकर के लगातार पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि स्थितियों को जब हाथ से निकलता हुआ देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि पूरे देश में ही जगह जगह जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। ट्रेनी डॉक्टर्स का समर्थन जो है नर्सिंग कर्मियों ने भी किया था बीते कुछ दिनों पहले और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए बात कही है। अब आपको यहाँ पर बताते चले कि डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। ओपीडी भी बंद होने की वजह से इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो मरीजों पर देखने को मिल रहा है। दूर दराज से मरीज जो हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें घंटों जो है अस्पताल में ही रह करके इंतज़ार करना पड़ रहा है ताकि उनको चिकित्सा सुविधा जो है वो मिल सके। हालांकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर के देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। क्या अपडेट है? निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ में जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई, तो इस मामले को लेकर सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस मामले में जिस तरह से एक याचिका दायर की गई थी, इसी मामले पर आज 3 जजों की बेंच जो है आज इस मामले पर सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर आज की तारीख जो है वो मुकर्रर की। और जिस तरह से आज अगर सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज जो सुनवाई होगी उसका लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सोशल मीडिया पे भी होगा। सोशल मीडिया मतलब कि यूट्यूब पर भी उसे देखा जा सकता है। और जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से अगर 3 जजों की जो आज बेंच है इस मामले पर विस्तार से आज सुनवाई करेगी, इस मामले में जो याचिका करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है बार काउंसिल में भी रह चुके हैं। और जिस तरह से इस मामले पर अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई हुई है, जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, कितने सबूतों को इकट्ठा किया गया है और किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इन तमाम मामलों पर भी बाकायदा आज ध्यान दिया जाएगा। उन तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो आज की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, इसके साथ साथ जस्टिस जेबी पर्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, वो आज इस सुनवाई के दौरान में तमाम बातों को गौर से सुनेंगे। और इसके बाद कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या से जुड़ा मामले में जिस तरह से राजधानी दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या कई अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से आम लोगों का गुस्सा और सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर आगे जो है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले पे आगे किस तरह से फैसला सुनाती है। जी, बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी पहुंचाने के लिए। कोलकाता डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी संजय राय को सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि दिमाग की जांच के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से मंजूरी भी मिल चुकी है। सीबीआई आरोपी संजय राय को यह टेस्ट इसलिए कराना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि आरोपी इस केस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं जिनको छुपा रहा है।
संजय रॉय आखिर क्या छिपा रहा है? संजय रॉय कौन से राज जानता है? संजय रॉय क्यों सीबीआई को उलझा रहा है? संजय रॉय के शैतानी दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? सीबीआई कोलकाता में हुई जघन्य वारदात की कड़ियों को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सीबीआई को जिन अहम सवालों के जवाब चाहिए वो ना तो उसे आरोपी संजय रॉय से मिल रहे हैं और न ही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से, क्योंकि सीबीआई को अभी तक संजय रॉय से जो भी कुछ पता चला है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संजय रॉय जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जिसे छिपा रहा है। यही वजह है कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई सच को बाहर लाना चाहती है। सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता लगाना चाहती है कि संजय रॉय सच बोल रहा है या फिर झूठ। सीबीआई संजय रॉय से ये पता लगाना चाहती है कि उसने वारदात को अकेले अंजाम दिया या कुछ और लोग भी उसके साथ थे। सीबीआई ये समझना चाहती है कि कहीं इस घटना के तार किसी और कहानी से तो नहीं जुड़े। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीबीआई को शक है कि इस केस के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि मौकाए वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया, जिसे वारदात में अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं, क्योंकि वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन करा दिया गया। 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें सबूतों को जुटाने के लिए सेमिनार हॉल पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने 3D लेजर स्कैनिंग भी 2 बार की है। यही वजह है कि पूर्व प्रिंसिपल भी सीबीआई के शक के घेरे में है। सीबीआई की टीम संदीप घोष से जानना चाहती है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया, मृतक के परिवार को झूठी जानकारी किसके कहने पर दी गई, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रहने दिया गया, अस्पताल का रेनोवेशन किसके कहने पर किया गया और क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रहने दिया गया। यही वजह है कि सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच को बाहर लाना चाहती है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि सीबीआई को अभी तक कई सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन सच की जड़ तक पहुंचने के लिए सीबीआई को कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन सच की जड़ तक पहुंचने के लिए अभी सीबीआई को कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई को एक गहरी साजिश का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्योंकि वारदात वाली जगह को सुरक्षित नहीं रखा गया, उल्टा लापरवाही बरतते हुए वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन करवा दिया गया, जिसकी वजह से वहां 1 से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले। और यही वजह है कि सीबीआई की 10 से ज्यादा बार अलग अलग टीमों ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, 3D लेजर स्कैनिंग भी वहां पर की गई है। कोलकाता का ही रुख करेंगे। बड़ी खबर है, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोलकाता पुलिस ने आईएएस देवल कुमार घोष की शिकायत पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। ताला थाने में डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। कोलकाता रेप और मर्डर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है। सोमवार को संदीप घोष से सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की थी। उनसे 4 दिन से पूछताछ चल रही है। अब तक 53 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज 5वें दिन भी संदीप घोष से पूछताछ हो सकती है। संदीप घोष सीबीआई की जांच की अहम कड़ी है। सीबीआई इस मामले में 2 एंगल पर तफ्तीश कर रही है। एक रेप और हत्याकांड, दूसरा अस्पताल की भूमिका, अस्पताल से जुड़े तमाम किरदार।
कोलकाता रेप और मर्डर में टीएमसी नेता मजीद मेमन का एक विवादास्पद बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में ड्यूटी न करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को देर रात तक नौकरी पर नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वो देर रात न जाया करें, ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। ये एक सुझाव है। अब इस पे भी राजनीतिक टिप्पणियां हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में इस तरह की परिस्थिति पर दुख जता रही है और आरोप लगा रही है। ये उचित नहीं है। ये प्योरली पॉलिटिकल गेम है और इसका सामाजिक और महिलाओं की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के वन क्षेत्र में हिरण के शिकार मामले में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार दोपहर से शुरू हुआ धरना तीसरे दिन भी जारी। धरने पर बैठे लोग जिला वन अधिकारी और सूरतगढ़ वन रेंजर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दोपहर 12 बजे तक उनकी मांग माने जाने तक अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने NH 62 को जाम करने का ऐलान कर दिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। हिरण शिकार से जुड़ी ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता चले रविवार से जो ग्रामीण हैं, लोग हैं, वो धरने पर बैठे हुए थे और ये उनका धरना लगातार जारी है। उन्होंने चेतावनी दी है सड़क को जाम करने की। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, माहौल कैसा है? देखिए, माहौल अभी भी गरमाया हुआ है क्योंकि स्थानीय वन जीव प्रेमी जो काफी आक्रोशित हैं पूरी घटनाओं को लेकर, पिछले 2 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। 2 रात वो धरना स्थल पर ही गुजार चुके हैं और अब उन्होंने न केवल शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की है बल्कि स्थानीय DFO और वन कर्मियों के निलंबन की भी मांग की जा रही है। स्थानीय वन कर्मियों का कहना है कि आज दोपहर तक यदि प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो दोपहर बाद नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। वन्य जीव प्रेमियों की इस तरह की चेतावनी के बाद में स्थानीय क्षेत्र के आसपास के थाना क्षेत्रों से पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है तो उस स्थिति को भी संभाला जा सके। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पूर्व जिस तरह से काले हिरन और एक खरगोश का शिकार किया गया था, उसके बाद से ही वन्यजीव प्रेमियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। सबसे खास बात पल्लवी, पिछले कुछ महीनों के दौरान ही 3 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब शिकारियों के द्वारा काले हिरन और खरगोश का शिकार किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय वन विभाग इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। यही वजह है कि वन्यजीव प्रेमियों का गुस्सा फूटा हुआ है। जी ठीक है, तो पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर ताकि स्थितियां कंट्रोल पर रहें? देखिए, आसपास के क्षेत्र में सूरतगढ़ सर्किल के साथ साथ श्रीगंगानगर से भी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचाया जा रहा है ताकि यदि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति हो तो उसको मैनेज किया जा सके। साथ ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा वन्य प्रेमियों से एक बार फिर से समझाइश भी की जा रही है कि वो जिस तरह से उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी है उससे वो पीछे हटे हैं और साथ ही साथ वन विभाग के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर जो भी शिकारी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के ठाणे के स्कूल में नर्सरी के बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद आज परिजनों से स्कूल के बाहर और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जाएगा। आरोप है कि 14 अगस्त को स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी ने बच्चियों के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद स्कूल 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। पीड़ित बच्चियों के परिवार का आरोप है कि स्कूल ने FIR दर्ज नहीं करवाने में मदद नहीं की है। वो करवाना चाहते थे FIR दर्ज, लेकिन मदद नहीं की गई स्कूल प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से FIR दर्ज होने में समय लगा। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने स्कूल के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, टीचर, लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल पुलिस स्कूल के दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। बच्चियों से छेड़छाड़ की इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और परिजन आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी कल से 3 दिन की विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर जाएंगे, जो 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा होगी। वहीं पोलैंड के बाद वो 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं, जो किसी भी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा होने वाली है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर वहां पर जा रहे हैं। 23 अगस्त को पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात होगी।
बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज भारत और जापान के बीच जो है 2+2 डायलॉग होने वाला है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए जापान के रक्षा और विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। जापान और भारत के बीच 2+2 डायलॉग का ये तीसरा संस्करण है, जिसमें देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई इनिशिएटिव पर चर्चा की जाती है। और अब आपको केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए होने जा रही भर्तियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसको लेकर विवाद तेज हो चुका है। मोदी सरकार ने 2018 में इसे लागू किया था और एक बार फिर से लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में सबसे आगे राहुल गांधी। उनका आरोप है कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री से भर्ती के जरिए एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को छीनना चाहती है, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। लेटरल एंट्री पर सियासी संग्राम। हिपोक्रेसी के कारण जो आपका दलित प्रेम, वंचित प्रेम जागता है, उससे हम भली भांति अवगत हैं। लोगों को भ्रम में डालना बंद करिए। ये सीधा सीधा हमला आरक्षण पर है, संविधान पर है। केंद्र के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। विपक्ष बोला, खतरे में आरक्षण। केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार के इस फैसले से एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। खुद जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह सियासत कर रही है, वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो पोस्ट देखिए, जो आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा एनडीए गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती से आरक्षण को बहुत बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए। बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री पर विवाद खड़ा करने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ जाहिर है। लेटरल एंट्री की अवधारणा को यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में यूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यूपीए के बनाए एआरसी ने उन पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई थी, जहां अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। एनडीए सरकार ने इसी सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया और यूपीएससी के माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में स्थापित किया गया था, जब यूपीए सत्ता में थी। यूपीएससी ने 17 अगस्त को इन 45 पदों के लिए आवेदन जारी किया।
जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है, लेकिन इसको लेकर विवाद लगातार जारी है। मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीतन मांझी को उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? को आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं रहा। मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र के इलाज के दौरान मौत के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से देवराज को विदाई दी। देवराज के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़ों को मुखाग्नि दी। इससे पहले अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इससे पहले आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शव को परिवार को सौंपा गया। उदयपुर शहर में आज भी नटबंदी रहेगी। स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की। तो चाकूबाजी में देवराज की मौत हो गई थी। बताते चले बीते दिन जैसे ही ये खबर मिली कि देवराज की इलाज के दौरान मौत हो गई है, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों के साथ समाज के लोग भी आक्रोशित हो गए और वो अस्पताल के बाहर चले गए कि उदयपुर जैसे शांत शहर में बार बार जिस तरह से ये चाकूबाजी, तलवारबाजी ये हो रहा है, ये कई सरकार और प्रशासन की नाकामी है। और मैं कहना चाहता हूँ जिसमें कन्हैयालाल जी के हत्या के टाइम अभी तक उनको फांसी नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार ने जो 51 लाख रुपए दिए हैं वो बहुत ही कम है। कि पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने 2 जनों को, एक परिवार से 2 सरकारी नौकरी दी। तो हम मांग करते हैं कि 2 परिवार के 2 आदमी को सरकारी स्थायी नौकरी दे संविधान। और उदयपुर शहर की जनता को मैं अपील करता हूं कि शहर में शांति बनाए रखे और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर आरसीपी कॉलोनी के पास संदिग्ध बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर हालांकि सिटी सूरतगढ़ पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने कब्जे से जो वस्तु है संदिग्ध नुमा उसे बरामद कर लिया है। सेना अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। तो एक संदिग्ध वस्तु मिली है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि बमनुमा इसकी बनावट होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये खबर है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही वो वस्तु है जो इलाके में मिली। हालांकि सुरक्षा बल को इसकी जानकारी दे दी गई है और इसे जब्त भी कर लिया गया है। और दिल्ली में बारिश एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी है और हमेशा की तरह ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। जहां कनॉट प्लेस हो या फिर मिंटो रोड, आईटीओ, हर जगह सड़कें पानी में डूबी नजर आई। थोड़ी ही देर में सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई तो पैदल चलने वालों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से एक एम्बुलेंस भी फंस गई तो मिंटो रोड पर एक ऑटो पानी में डूब गया। बारिश की वजह से मिंटो रोड पर हालात सबसे ज्यादा खराब। ये इलाका इस वक्त पूरी तरीके से दिल्ली से कट चुका है। तो भारी बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें अब दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है सड़कों पर, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि कई मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुके हैं। खासकर सबसे ज़्यादा परेशानी मिंटो रोड पर देखने को मिल रही है, जहां पर घुटने तक पानी भरा होने की वजह से वाहन जो है वो एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा पा रहे हैं। कारण इसका ये सामने निकल कर आ पाया है क्योंकि भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पाया है और सड़कों पर पानी जो है वो भर गया है। और यहाँ पर जो हालात हैं
वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पानी निकासी की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुछ घंटे की बारिश एक बार फिर से दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत जो है वो बन चुकी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे आप देखिए 100 गांव 100 शहर।